हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने CUET 2026 के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट की थी। CUET MCQ PYQ प्लस ये सीरीज़ हमारी डेली चलती है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करते हैं डेली, जो कि कभी कभी हम 30 भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको CUET के बारे में बता दूं पहले। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें 250 नंबर का पेपर आता है, 250 का पेपर आता है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस जो सीरीज़ को मैं करवा रही हूँ ये डेली सीरीज़ है हिंदी मीडियम में, तो आप ये कर सकते हैं। इनमें PYQ प्लस MCQ सारे ही हैं। अगर आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 250 में से 250, 250 में से 250 ला सकते हो CUET में, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी और पॉलिटी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़ को। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रमुख नगर कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रमुख नगर कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और जो लोथल है, ये तीनों ही बस्तियां हड़प्पा सभ्यता में आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 2 कथन दे रखे हैं। CUET में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि CUET में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला टाइप हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, फिर पूछी जाती हैं दोनों ही करेक्ट है या एक करेक्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। एक कथन ये है। दूसरा कथन क्या बोला है? अशोक ने धम्म की नीति की घोषणा की। इसके विकल्प क्या हैं? ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी है दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है दोनों गलत हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको ये इनका मतलब समझा दे रही हूँ, इन कूट का, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, ए क्या बोला है? केवल एक सही है। क्या जो पहली स्टेटमेंट है सिर्फ वो सही है? क्वेश्चन बी बोल रहा है केवल 2 सही है। क्या सिर्फ एक दूसरी स्टेटमेंट ठीक है? सी बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट क्या ठीक है? डी बोल रहा है क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं? तो क्या अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? बिल्कुल ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट है। अशोक ने धम्म की नीति की घोषणा की, जिसमें उसने कुछ अच्छे काम को प्रमोट किया, धम्म का प्रचार किया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, निम्नलिखित मिलानों को सही क्रम में कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। CUET में बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं छपके। अगर इन क्वेश्चन को इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही लेवल होता है। मैं आपको सारे लेवल दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ एक्चुअल में CUET में पूछता क्या है NTA। निम्नलिखित मिलानों को सही क्रम में जोड़िए। क्रम पूछ रहा है, क्रम बता दीजिए इनका। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब हो गया है, इसका नीचे आ गई है ये टाइपिंग में। तो क्रम पूछ रहा है, इसका क्रम क्या सही होगा? 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड। निम्नलिखित मिलानों को सही क्रम में जोड़िए। ए है इसका लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है चन्नूदड़ो। ये एक साइड हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं वो दी हैं, और दूसरी तरफ क्या दिया है? ये दूसरी तरफ वो सारे उससे जुड़े हुए काम हैं। ये बताना है कि 1 सेकेंड, आपको पूरा दिख नहीं पा रहा होगा। हाँ, इससे जुड़े हुए काम है कि किस में सही बैठेगा, इसे मिलान करना है। ठीक है, लोथल, तो लोथल क्या है? लोथल ए किससे आएगा? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी योजनाबद्ध बंदरगाह, सी नालियों की व्यवस्था, डी पशुपालन। तो लोथल में क्या आएगा?
लोथल क्या है, एक योजनाबद्ध बंदरगाह है, तो ए का क्या हो जाएगा, बी। मोहनजोदाड़ो क्या है, मोहनजोदाड़ो में जो नालियों की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो सी, बी के साथ सी जुड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता ये एक सिंधु घाटी की बस्ती है, तो ए आएगा यहाँ पे। चन्नूदड़ो चौथा है, जो चौथे में क्या आएगा, चन्नूदड़ो पशुपालन के लिए बस्ती ज़्यादा जानी जाती है और इसमें शिल्प कार्य भी होता है। तो हमारा इसमें यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो ए का क्या होगा, ए का तो होगा बी, बी का क्या होगा, सी, तीसरे का क्या होगा, ए, और चौथे का क्या होगा, डी। तीसरे का ए, देखो तीसरी का एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, बाकी ये दोनों, ये भी कट गए, ये भी कट गए। अब पहले का बी है, पहले का बी किस में है, पहले का बी इसमें है और इसमें है, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये रहा ए, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखो एक ही, अगर आपको दो कूट पता हो ना, दो कूट से भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। सिंपल क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री की जो सेकंड बुक है उससे है ये, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, अजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए ताकि आपको पता चल जाए CUT में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक ने हिंसा का त्याग किया, अजर्शन मतलब कथन और कारण वाले हैं, ये कथन है, इसका कथन क्या बोला है, अशोक ने हिंसा का त्याग किया। रीजन, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखो कथन क्या होता है, जो कथन यहाँ पे कहा जा रहा है आपको चेक करना होता है क्या वो उसका कारण है, क्या ये जो पहली लाइन की गई है क्या इसलिए ये जो दूसरी लाइन है इसी पर बेस्ड है या नहीं है। फिर ये देखना पड़ता है कि ये इसकी व्याख्या कर रही है या नहीं कर रही, इस क्वेश्चन इसके लिए ये सही बैठ रही है, ये वाली लाइन नहीं बैठ रही। जैसे कि अशोक ने हिंसा का त्याग किया, हाँ कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया था। रीज़न क्या है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब अशोक ने हिंसा का त्याग तभी किया जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य काल का नहीं है, कौन सा स्रोत इसमें से मौर्य काल का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है अशोक का शिलालेख, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन बी है हेंगत्सांग का विवरण, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो ये देखो पहले मौर्य काल के जो स्रोत हैं उनमें क्या क्या आता है, पहले ये देखो अशोक के शिलालेख आते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका भी आती है जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है, और अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। पता हमें किसके बारे में नहीं चलता, मौर्य काल के बारे में किससे नहीं चलता, तो हेंगत्सांग के विवरण से नहीं चलता, तो नहीं है इसमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1919 में इस नारे को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन पे आ गए हम, निम्नलिखित में से कौन सही कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको की बताना है, पहले क्या चीज़ हुई थी, कालक्रम में इसको सजाना है। कालक्रम में कैसे, देखो बक्सर का युद्ध हुआ था पहले या प्लासी का युद्ध हुआ था, या स्थायी बंदोबस्त पहले आया था, या नील विद्रोह था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 8 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। देखो पहले क्या हुआ था, पहले हम सब जानते हैं कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, दूसरा बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है।
तीसरा फिर क्या स्थायी बंदोबस्त आया था। ये चैप्टर नंबर हिस्ट्री के हिस्ट्री का जो 3rd बुक है, ठीक है, उसमें मिलेगा। अभी आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। और फिर नील विद्रोह कब हुआ था, सबसे लास्ट में हुआ था, एक में स्थायी बंदोबस्त तीसरे पे आया था और नील विद्रोह चौथे पे हुआ था, ठीक है। तो इसका 2 1 3 4 कहाँ पर है, ये देखो 2 1 3 4 यहाँ पे है, बाकी यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, 2 3 है, यहाँ नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ए, ठीक है। 2 पहले क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, 1 प्लासी का युद्ध हुआ, 3 स्थायी बंदोबस्त, चौथा नील विद्रोह, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी चंपारण, सी साबरमती, डी दांडी। तो जब 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, उससे पहले जब वो अफ्रीका में थे, ठीक है, अफ्रीका में जब थे गांधी जी, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, असर्शन वाला है और रीजन वाला है। चंपारण आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ था, असर्शन ये पूछ रहा है। रीजन क्या है, अंग्रेज नील की जबरन खेती कराते थे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, चंपारण आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज नील की जबरन खेती कराते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये दोनों ही ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, यहाँ तक ठीक है। और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या कैसे कर रहा है, अंग्रेज नील की खेती कराते थे जब भी क्या चंपारण आंदोलन किया गया था। तो दोनों ये वाला इस पे डिपेंड हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं आर ए की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन क्वेश्चन, ये PYQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें समझना। अगर आप इन्हें अभी पढ़ के समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप CUT में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 250 में से 250 भी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मुगल काल में जब्र शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में जब्र शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, वो बताना है आपको। तो किसके लिए होता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शाही मोहर के लिए हम जब्र शब्द का यूज़ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये आपको एक साइड दिए हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ से थे, बाबा फरीद कहाँ से थे, शाह वलीउल्लाह कहाँ से थे, तो ये बताना है। तो इनमें से सही जो गलत मैच किया हुआ है आपको वो बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेर से थे, हाँ थे। शेख निज़ामुद्दीन दिल्ली से थे, ये भी ठीक है। बाबा फरीद बंगाल से थे, ये वाला गलत है, तो इसका गलत क्या हो जाएगा, सी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। सी वाला जो है वो गलत है, गलत ही इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 को 1857 में के विद्रोह में बहादुर शाह जफ़र की भूमिका क्या थी। जो बहादुर शाह जफ़र था, दिल्ली का मुग़ल का आखिरी राजा, ठीक है, दिल्ली में था बहादुर शाह जफ़र, तो उसकी भूमिका क्या थी 1857 के विद्रोह में। तो क्या थी उसकी, एक प्रतीकात्मक सम्राट था, सैनिक नेता था नहीं, राजनीतिक सलाहकार था नहीं, सिपाही विद्रोही था ये भी नहीं। अब ये देखो प्रतीकात्मक सम्राट कैसे था, बहादुर शाह नहीं चाहता था कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व करे, इस विद्रोह का लीडर बने। वो जबरन सिपाहियों से डरकर इस विद्रोह का लीडर बना, इसीलिए प्रतीकात्मक सम्राट के तौर पर उसने काम किया। कुछ खुद से नहीं वो चाहता था कि वो लीडरशिप करे, उसके अंदर एक डर था, अगर वो विद्रोही का साथ नहीं देंगे तो विद्रोही कहीं ना कहीं उसे ही मार देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन है किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको दो, उनमें से आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसके तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दो स्टेटमेंट है, तो जो पहली स्टेटमेंट है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, केवल ए सही है, नहीं। केवल दो सही है, नहीं। दोनों सही है, यस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित मिलान कीजिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ठीक है, ये आपको मिलान करनी है। यहाँ ये दे रखे हैं पूरे, इसको छोटा करना पड़ेगा आपको भी, ऐसे दिख नहीं पा रहा होगा, एक सेकंड। अब दिख पा रहा है, हाँ अब दिख पा रहा है थोड़ा सा, तो अभी आप इसको देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन है ये। तो 1900 यहाँ पे कुछ डेट दे रखी हैं, 1905, 1919, 1930, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, चौथे का क्या होगा, बी हो जाएगा। चौथे का ए हो जाएगा, ए। चौथे का होगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऐसे आपको मिलान करनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ है, भंग आंदोलन। तो ए का क्या होगा, 1942 कहाँ पे है, 4 पे। तो ए का क्या होगा, ए का होगा 4, मतलब 4 का होगा ए। तो 4 का ए देखो किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 4 का ए सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। पहले का डी होगा, पहले का डी होगा 1905 में भंग आंदोलन हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा, डी। दूसरे का बी होगा 1919 में जलियांवाला बाग। तीसरे 1930 में क्या हुआ था, सी असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, और चौथे का ए हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मैचिंग है, आपको वैसे सीयूटी एग्जाम में यहाँ पे लिखी हुई आएंगी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, मिसप्रिंट हुआ है, ये मतलब मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं हो पाती प्रिंट करने की, टाइप करने की, तो यहाँ लिख दिया है इसको। बट सीयूटी में आपको सामने सामने मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे ऐसे मैच कर पा रहे होंगे, और जो भी कूट होगा उसका आप आंसर दे पा रहे होंगे ईजिली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, क्या बोला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये बताना है आपको। तो किसने दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भगत सिंह ने दिया था इस नारे को, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन है, ये बताना है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। बी है 1942 में शुरू हुआ था। सी है नमक कानून को तोड़ा गया, तब नमक कानून को तोड़ा गया तब हुआ था शुरू सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, या अंग्रेजों ने सैनिक सहायता की मांग की तब हुआ था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ा गया तब यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार
आ ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में होता है। सीयूईटी का पेपर अलग अलग डेट को होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी वो बताओ। ब्राह्मी थी? नहीं। खरोष्टी थी? नहीं। देवनागरी भी नहीं थी, ये तो हिंदी की होती है। क्या है हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा। लेख चित्रात्मक थी और उस लिपि को कोई भी आज तक पढ़ नहीं सका। ठीक है, उस पर जानवरों के चित्र उत्कीर्णित थे, बहुत सारे चित्र बने हुए थे कुछ ऐसे ऐसे, तो उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके और लेख चित्रात्मक उसकी लिपि थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आप एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही कर सकते हैं मिलान। गांधार, मथुरा, अमरावती और सांची, ये 3 आपको ये दिए गए हैं, आपको मिलान करने हैं इनका कि किससे क्या मिलान होगा। ठीक है, देखो ए है गांधार। गांधार क्या है? इंडो ग्रीक कला है, इंडो ग्रीक कला यहाँ पे मिली है गांधार में, तो ए का सी हो जाएगा। ठीक है, मथुरा का क्या होगा? गुप्त काल में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल रहा है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, मथुरा का बी हो जाए। अमरावती क्या है? दक्षिण शिल्प कला है। ठीक है, दक्षिण शिल्प कला यहाँ पे पाएगी, तो तीसरे का हो जाएगा डी। और सांची क्या है? बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सांची में है हमारे बौद्ध स्तूप, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख लो इसका कौन सा करेक्ट होगा, फिर कौन सा कूट करेक्ट होगा। ए का सी देखो किसमें, ए का सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक से ही एक आपको अगर आ गया, इन क्वेश्चन में ये आसान होता है, अगर आपको एक आ गया तो आप पूरा पता लगा सकते हैं उसका। ठीक है, आपको कोई और पाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ए का सी है आपको पता है, तो ए का सी सिर्फ इसमें आ रहा है, तो एक बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी यहाँ पे सारे कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि गांधार में क्या है? इंडो ग्रीक कला के लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी है? गांधार। और स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए गए थे बौद्ध स्तूप सांची में पाया गया है। ठीक है, अमरावती किस लिए फेमस है, मथुरा किस लिए, ये सब आपको मैच कर देने हैं और इसका यहाँ पे ऐसे कूट आपको चूज कर लेना है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन करने समझ आए। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चन। अभी हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। कमेंट में कर दो आपके 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपको आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस को समझने का आइडिया है वो अच्छा होता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप जब चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनको डेली सॉल्व करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, एक भी सेशन आपका मिस ना हो और आप 250 में से 250 ला पा रहे हो हिस्ट्री में, CUET में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।